लोग हमसे पूछते थे कि आपको क्या पार्टी पैसे देती है। उन दिनों 60 वार्ड होते थे और मैं 60 वार्डों में से 3757 वोटों से जीती थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान था। आज भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज भी 25 से 30 से 35 पार्षद जो वर्तमान पार्षद हैं वो तक आज भी मेरे पास आते हैं। पंचम बचा रहे हैं किले गाजियाबाद 30 से 35 पार्षदों के बारे में आप बता रहे कि आप ही के पास आते हैं निवारण के लिए? नहीं आते हैं, निवारण होए ना हो, लेकिन हाँ वो मेरे से बहुत कुछ पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई गुलाम नहीं है कार्यकर्ता, उन्हीं की वजह से हम मंच पर बैठते हैं, उन्हीं की वजह से हम भाषणबाजी करते हैं, क्योंकि उनकी एक एक वोट हमको मिलती है। तब हम चाहे विधानसभा का नेतृत्व करें, चाहे हम लोकसभा का नेतृत्व करें, चाहे गाजियाबाद का नेतृत्व करें। आशीष शर्मा जी तो चुप गई जब सारी उपलब्धियां उनकी तरफ थी, उनकी साइड थी। क्या इसे आप राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखती हैं या केवल ये संगठनात्मक निर्णय? कई बार पत्रकार भी मुझे कहते थे कि आपने विपक्ष को क्या गोद ले लिया है। कुछ पार्षद ऐसे होते थे जो बड़ा सोच के आते थे कि आज सदन में हंगामा करेंगे, और मैं ऐसे हल्के से ऐसे शुरू करके उनको देखना शुरू करती थी आंखें, और उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो कुछ लोग कहते थे आशा मैया की जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कांत पाराशर, वीके टॉक इनिशिएट बाय विशेषकर मीडिया समूह के आज के इस पॉडकास्ट पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन मंगल में हो तथा आने वाले तमाम समस्त आपके दिन मंगल में हो। तो स्वास्थ्य विशेष शख्सियत के रूप में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महापौर, भाजपा की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती आशा शर्मा जी उपस्थित हैं। आइए मिलकर आशा जी का स्वागत करते हैं तथा इसी क्रम में आगे बढ़ के आशा जी से कुछ बातें करते हैं। आशा जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी, जो आपने मुझे आज वीके टॉक पॉडकास्ट में बुलाया, इनवाइट करा। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका ये स्टूडियो, आपका ये चैनल दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आशीष। जैसे हम लोग अपने दर्शकों को बताया कि आज हमारे बीच में आप उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेताओं में से आप आते हैं। प्रदेश में देखा जाए पूर्व महापौर भी रहेंगे, तमाम अचीवमेंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में कुछ बातें हमारे जहन में, हमारे दर्शकों के जहन में थी, जिसका होमवर्क करके आज हम बैठे हुए हैं। तो वो सारी बातें आपसे करने की हम प्रयास करेंगे और ईश्वर से और के आपसे ये कामना करते हैं कि आप बड़े सच्चे मन से उन सबका हमको एक सटीक उत्तर में बताएंगी। जी जी जी, जैसे जो कि आपकी हमेशा जीवन में शैली रही है, जिसके लिए आप जानी भी जाती हैं। आशा शर्मा जी मतलब सटीक। जी आशा जी, गाजियाबाद की एक आम महिला से गाजियाबाद की प्रथम नागरिक बनने के सफर की शुरुआत कैसे हुई, जरा बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया विनीत जी। वास्तव में मैं एक आम महिला थी, लेकिन मैंने कॉलेज टाइम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेरा रुझान था। मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, डिबेट्स में बहुत अच्छा हिस्सा लेती थी। और एक पहलू बताऊं कि मैं डिबेट में हमेशा पक्ष वाले पोर्शन पे हिस्सा लेती थी। जी जी। लेकिन ये सब शादी तक अच्छा लगता है, शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं मेरे मन में राजनीति में आने की एक पौधा पनप रहा था। चुनाव हुए 1995 में, नगर पालिका से नगर निगम बनी, तो मेरा भी मन हुआ, लेकिन क्योंकि मैं शादीशुदा थी, एक बेटी थी, किससे कहूँ। लेकिन मैं आपको दिल से, आपने कहा ना आप सटीक जवाब देने के लिए फेमस है, मैं दिल से बताती हूँ विनीत जी कि मेरे पति का बहुत योगदान है और मेरी लोगों को पिहर का योगदान मिलता है। मुझे अपनी ससुराल का बहुत योगदान मिला। मेरे ससुर साहब ने जब देखा कि मेरे में वाक्पटुता है, मैं अच्छा बोल सकती हूँ, तो उन्होंने इनको कहा, मेरे हस्बैंड को, कि इसको अगर राजनीति में शी इज़ इंटरेस्टेड तो इसको आगे करिए। और मैं धीरे 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 अपने एक पुरानी दबी ठंडी आशा को पीछे छोड़ती हुई एक मैंने नए अंकुर मेरे मन में प्रफुल्लित हुए और मैं राजनीति में आई। 1992 में मैंने सबसे पहले महिला मोर्चा महानगर से स्टार्ट करा। तब 5 महिला हमें कॉरम पूरा करने के लिए मिलती नहीं थी, और लोग हमसे पूछते थे कि आपको क्या पार्टी पैसे देती है। वो समय हमने भारतीय जनता पार्टी का देखा है। का पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना के बराबर था। किसी और पार्टी में भी और पार्टियां तो तब थी नहीं, ना के बराबर थी। जब भाजपा इतनी बड़ी पार्टी थी, वही कॉरम नहीं होता था। महिलाओं का कोई बहुत बड़ा कॉरम 1992 में मैं वरिष्ठ उपाध्याय थी महिला मोर्चा में, और वहां से शुरुआत करी। फिर 1995 में फिर जो एक बार प्रभु
का आशीर्वाद रहा, दिल से सबका रहा, जो आगे बढ़ी, फिर मैंने पीछे मुड़ने की खामियाजा नहीं करा और मैं अपने पति के प्रेरणा से आगे बढ़ती चली गई। तो जैसे कि हमें जानकारी है आप 2 बारी निगम पार्षद भी रहीं और उसके बाद महापौर रहीं। उस बीच में भी आपका एक सफ़र रहा होगा। किस तरह से किस-किस वर्ष में आप नगर पार्षद बनी? देखिए, मैं 2 बार निगम पार्षद रही और पहला वार्ड मेरा था वार्ड नंबर 34, मुझे आज भी याद है, नेहरू नगर सारा ब्लॉक आता था। उन दिनों 60 वार्ड होते थे जी। और मैं 60 वार्डों में से 3757 वोटों से जीती थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान था। जी। और जबकि यहाँ बड़े धुरंधर लोग चुनाव लड़ रहे थे, मैं वो लंबा विषय उस पे नहीं जाऊँगी। प्रभु ने साथ दिया, जीती। और आप प्रथम बार चुनाव लड़ रही थी। हाँ, प्रथम बार चुनाव लड़ी। फिर उसके बाद मैं कविनगर से चुनाव लड़ी, वहाँ से भी जीती। उसके बाद फिर चूँकि यहाँ मेयर मेरा तिबारा, मैंने मेयर के लिए टिकट माँगा, लेकिन टिकट किसी कारण नहीं हुआ, तो फिर मेरा दोबारा से कहते हैं ना कि प्रिंसिपल से होके शिक्षक बनने का मूड नहीं करा। जी, जी। सबने जिन्होंने मेयर के टिकट माँगे वो पार्षद बने। मुझसे भी कहा गया, लेकिन मैंने कहा जो मैं 10 साल कर चुकी हूँ, अब मैं नहीं करूँगी। तो मैंने पार्षद का टिकट मुझे मिला नहीं, ये नहीं मैंने माँगा नहीं। जी, जी। नहीं तो दोनों वार्ड मेरे नेहरू नगर और कविनगर, आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, खाली रखे गए थे। मुझसे पूछा गया था पार्टी ने कि आप यहाँ से पार्षद लड़ें। मैंने कहा नहीं। आपकी कार्यशैली से पार्टी हमेशा तक प्रभावित हाँ, मैंने कहा हमेशा नहीं। चाहती थी कि आप चुनाव हाँ, लड़ें। मैंने कहा मैंने 10 साल पार्षद रह ली, अब जब भी ईश्वर होगा। तो फिर मुझे अचानक संगठन में काम करने का दोबारा से मौका मिला और मैं सीधी राजनीति में गई, संगठन में गई, और वो भी राष्ट्रीय टीम में। अच्छा, ऐसे सुना है आपकी इच्छा भी थी कि संगठन में जाके आप हाँ, सेवा मेरी इच्छा थी कि जनप्रतिनिधि तो हम रह लिए, एक बार संगठन को भी देखा सेवा जाए। की। संगठन में भी काम करने के बहुत बड़े अनुभव होते हैं और भगवान ने वो इच्छा पूरी करी और सीधा मेरी एंट्री प्रदेश में हुई। पहले प्रदेश में मैं मंत्री थी महिला मोर्चा में, उसके बाद फिर राष्ट्रीय टीम में मैं मंत्री रही महिला मोर्चा में। तब हमारा अशोका रोड पर ऑफिस होता था, वहाँ मैं 4 साल कंटिन्यू मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री रही। सरोज पांडे जी हमारी अध्यक्ष होती थी। समझ पाऊँ। जी, जी, जी। उनके साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला और संगठन में तो बहुत अवसर ऐसे आते हैं जो हमें कुछ सीखने को मिलता है। आज भी हम संगठन से सीखते हैं। बहुत सुंदर। अच्छा जी, आप उस समय की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी विषम परिस्थितियों में थी। भारतीय जनता पार्टी का जो रूप है, विराट रूप है, उस समय नहीं था। तब की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या समानताएँ या क्या भिन्नताएँ, क्या अंतर दिखता है? इस बारे में कुछ बताएँगे? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा। उस समय की बात है जब हमारे लोकसभा में 2 सांसद होते थे और हमने हिम्मत नहीं हारी। हम उन 2 सांसदों से लेके आगे चुनाव लड़ते रहे और आज पूरा परिप्रेक्ष्य आपके सामने है। जी। जब बच्चे की शादी नहीं होती, माँ-बाप और बच्चे 4 जने रहते हैं। जैसे धीरे-धीरे शादी हो जाती है तो बच्चों के बच्चे आके कुटुंब बढ़ता है। अब आज हम लार्ज स्केल पार्टी हो गए हैं, विश्व में, बाहर विदेशों में, और पूरा आपने देखा हर स्टेट में हमारी पार्टी है। तो हर एक का मन करता है, जिसको कि आप सीधा-सीधा कहते हैं हृदय परिवर्तन। हर एक का मन करता है आज हम लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आते हैं और सब लोग किसी भी तरह से जब आके हमारी पार्टी में आते हैं तो वो हमारे में ही विलय हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम के कार्यकर्ता और आज के कार्यकर्ता में थोड़ा ये फ़र्क है, मैं इसको शिकायत नहीं कर रही। उस टाइम कार्यकर्ता बिल्कुल निजी स्वार्थ त्याग देते थे। आज जो आते हैं कि अच्छा, अरे आज बीजेपी का पलड़ा भारी है तो आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैं उन कार्यकर्ताओं के लिए कह रही हूँ जो दूर से आके विलय होते हैं। मेरा इशारा जो मैं इंगित कर रही हूँ आप समझ गए, और थोड़े दिन बाद पता लगा कठिनाई में तो वो कूद के जहाँ से आते हुए चले जाते हैं। तो ये अंतर अपने आप में बहुत बड़ा है। ये तो अब की बात है, तमाम चुनावों में हमने भी देखा भी था, ऐसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भाजपा की भी बहुत प्रयास रहा है कि जो और पार्टी में कद्दावर नेता उनको पार्टी में लाया जाए, उनको विलय कराया जाए, उनके वोट बैंक को अपने वोट बैंक पे सम्मिलित करके पार्टी को ताकत दी जाए। तो नहीं, कहीं न नहीं, कहीं नहीं, नहीं, भारतीय नहीं, जनता पार्टी नहीं, की पॉलिसी रही नहीं, है। नहीं विनीत जी, ये बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विशाल हृदय वाली पार्टी है। अगर कोई उनके पास उनकी कामों से, उनके कार्य से, उनके संगठन से खुश होकर अगर कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास आता है और फिर हम उसको ना एक्सेप्ट करें तो ये हमारी निर्लज्जता होगी। हमने कभी ऐसा लोभ नहीं करा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेली भी सक्षम थी, सक्षम है, सक्षम रहेगी। ऐसे कार्यकर्ता
आप लोगों ने तो तमाम काम किया, 20-25-30 साल आप उन्होंने दड़ियों से शुरू करी है भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर, आज बड़े-बड़े मंच लगने लगे, वो सब होने लगा। बट कभी-कभी ऐसा तो व्यतीत होता होगा कि जिस क्षेत्र में या जिस एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने के कार्यकर्ताओं ने एक लंबे समय तक मेहनत करी, सेवा करी, वहाँ पे अचानक कोई नया बाहर से आया हुआ आदमी या कोई जो भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, उसको चुनाव लड़ाया जाता है और वो जीत जाता है और आप लोग पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं कुछ नहीं अनुभव आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया। 2 बार हमको पार्षद बनाया, मेयर बनाया, बड़े-बड़े मंच हमको दिए। मैं तो पार्टी का बहुत बड़ा इस पे एहसान भी मानती हूँ, और परिवर्तन होना तो ज़रूरी है। जी, आप घर में पुराने बर्तन हो जाएँगे तो उनको, पहले चलते थे पीतल के, फिर आप स्टील के लाए, फिर आप बोल परिवार जाए का विस्तार होना जर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर विस्तार नहीं करेंगे तो कूपमंडूक रह जाएँगे हम जी, लोग। और ऐसा नहीं है कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया, आज भी पार्टी मान-सम्मान देती है। और कोई हमारे पास आया, सब कुछ आया, उसको शरण में लेना लेकिन भी। पर्टिकुलर आपके जिले में तो नहीं ये बात लागू होती है बहुत ज़्यादा क्योंकि गाज़ियाबाद लेकिन में वी आर सेटिस्फाइड फॉर एज ए वर्कर, वी आर सेटिस्फाइड फॉर एज ए वर्कर। हम कार्यकर्ता हैं। बहुत से लोग पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स कार्यकर्ता, देन आई टेल वी आर वर्कर ऑफ बीजेपी। यस, बीजेपी का वर्कर अपनी जेब से खाता है, अपनी डीजल पेट्रोल सब अपनी जेब से लगाता है और निस्वार्थ भाव से काम करता है। क्यों? कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहलाने में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन इस चुनावों में जो मेरा अनुभव रहा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं न देखिए, कहीं आप अपने साथ आप एक चैनल चला रहे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका अनुभव आपकी तरह है, और नेचुरल सी है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे पत्रकार या कवि। मैं जानती हूँ सारी चीज़, वहाँ छोटी-छोटी चीज़ों पे आप बड़ी बारीकता से दर्शन करते हैं, देखते हैं सब कुछ, क्योंकि आप भी समाज की ही बात उठाते बिल्कुल हैं, ठीक बात। कहीं बाहर से नहीं उठाते। लेकिन दोनों का सोचने का नज़रिया अलग है। तो आप अपने आप मानती हैं कि आपका कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज भी उतना ही उत्साहित है, उतना ही उसका हाँ। डेडिकेशन है, उतनी ही उसका सेवा है और उसकी कोई अभिलाषा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको मिलेगा तो वेल डन, नहीं मिलेगा तो भी काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर कार्यकर्ता है हाँ, उसके जो हमेशा कोर। सोचे रहे। आप भी उसी में से हैं। जी, बिल्कुल। आपकी पृष्ठभूमि भी तो मुझे लगता है आरएसएस की रही है। आपके पिता साहब भी आरएसएस हाँ। से जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मेरा फैमिली जो एटमॉस्फेयर रहा है वो आरएसएस से, मेरे फादर बिलोंग थे, लेकिन मेरे पापा ने भी कभी काम करके दर्शाया नहीं। जी, मुझे वो दिन याद है जब हम छोटे-छोटे थे, तब अंगीठियाँ जलती थी। जी, गैस तो बहुत बाद में हुआ, और भरी सर्दियों में दिसंबर में पापा आके मदर को उठा के एकदम बोलते थे कि उठो, 6 आदमियों का खाना बनेगा। तो मैंने अपनी मदर को कभी आलस करते नहीं देखा। पता चलता था कि 6 वो आरएसएस के कार्यकर हैं, वो आए हुए हैं जो बड़े सिंपल सादे तरीके से एक आलू के झोल से, मतलब एक आलू की सब्जी से भी अगर उनको खाना खिलाते थे, उसमें भी कुछ लोग अंदर किचन में आके लाइए भाभी जी हम आलू छिलवा देते हैं या करवा देते हैं। वो समय मैंने अपने घर में देखा है। तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं गुण तो आते ही हैं, और संग तो आपको पता है समर्पित रहती है हमेशा। देश सर्वोपरि। हाँ, उन्होंने कभी अपने लिए नहीं कहा, कभी कुछ नहीं करा। अब संग वो चीज़ है जो काम करके पर्दे के पीछे हो जाती है। जी, भारतीय जो भाजपा की महिला मोर्चा में आप तमाम विभिन्न पदों पे रही। सामाजिक परिवेश की दृष्टि से भाजपा महिला मोर्चा का देश की महिलाओं के हकों के लिए क्या योगदान रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा हमेशा बढ़-चढ़ का हिस्सा ली, क्योंकि हमारी पार्टी में बहनों को बहनों का दर्जा दिया जाता है। बहनों को, हमारा नारा भी था कि नारी का सम्मान करेगी भाजपा, एक ऐसा था। और आज हमने भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा को सशक्तिकरण जैसी चीज़ देखी। आज महिला मोर्चा किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, आगे रहती है। और कई बार तो ऐसे विषय आए हैं कि उन्होंने अपने विचार रखे हैं और मेन पार्टी को, हम लोगों को मानने के लिए वो होने लगा। तो पूरी सशक्त भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा है, अपने आप में कमज़ोर नहीं, पढ़े लिखे तबके से आती हैं, अच्छे तबके, और जो गाँव के परिप्रेक्ष्य से भी आ रही हैं, उनमें भी इतनी सूझबूझ है कि आज वो कहती हैं किसान, अगर हम किसानी करेंगे तो नए तरीके से करेंगे।
वो पहले बीज डाल के और खेत डाल के नहीं करेंगे। और आपको ताज्जुब करेंगे, मैं साउथ के एक गांव में गई थी, वहां तो मैंने खेती करती हुई किसान ट्रैक्टर्स पे बैठी हुई महिला देखी, तो मुझे इतना गौरव लगा और इतना हर्ष हुआ। ये महिला ये सशक्तिकरण का बहुत सुंदर बहुत आपने बड़ा उदाहरण यो सुनाया। बहुत बड़ा हमारा पार्टी ने जो दिया महिला सशक्तिकरण। ऐसी कुछ योजनाएं आपकी सरकार की बहुत जिन्होंने योजना, महिलाओं को हाँ ताकतवर देखिए बनाया, सबसे, हाँ सशक्तिकरण सबसे पहले हमारी थी उज्ज्वला गैस। जी, जो माँ या बहू या बेटी बेचारी चूल्हे में घंटों लकड़ियाँ, और बरसात के दिनों में आपको पता है जिस घर में चूल्हे जलते हैं, कितनी भी आप स्टोरेज कर लो लकड़ियाँ, लेकिन वो जली ठंडी होती हैं, भीगी हुई होती हैं। उनको मैंने खुद धौलाना के गांव में जब मैं चूल्हे देने गई, 47-48 चूल्हे मैंने दिए, वितरित किए, तो मैं उनकी आंखों में एक ऐसी रोशनी देखती थी कि जैसे उनको स्वर्ग में पता नहीं क्या मिल गया। तो एक अम्मा जी थी, मैंने कहा आपको कैसे? बोली लाली आज अपने तुम्हें हमें इतना दे दिया कि अब हमें मोदी सरकार से कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है, और इस चूल्हे पे मैं चाय पिलाऊंगी, तू अब की बन का अभी बना दो। बोले अभी तो गैस सिलेंडर मिलेगा। फिर हम उसे 3 दिन बाद गैस सिलेंडर उसके बेटा लेने आया, पास की उससे पेट्रोल पंप वहीं से वितरण करे थे, तो वो मुझे स्पेशली मेरी कार में बैठा के गया और अम्मा ने मुझे वहां चाय पिलाई। ऐसे छोटे-छोटे इतने बड़े उदाहरण हैं जो हाँ, बड़े मानवीय हैं। लाडली योजना है, कन्या योजना है, और जैसे पहले होता था शौचालय का हाँ शौचालय, सबसे बड़ा शौचालय 2014 की बात है। मैं राष्ट्रीय मंत्री थी, तालकटोरा स्टेडियम में मोदी जी ने का भाषण था, तो जब मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थी, लेकिन मैंने सुना कि जब मोदी जी ने शौचालय की बात कही तो लोगों ने समझा पागल प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जिनके घर में शौचालय नहीं होते, जो गांव में दूर दराज रहती हैं, उन महिलाओं के दिल की पीड़ा पूछिए। या तो सुबह होने का तारों भरों में इंतजार करती है शाम को, और शाम को भी अगर कोई गाड़ी की चौंध उनके आगे लग जाए तो कम खाती थी वो। मैंने एक दिन पूछा, कहते हैं हम खाना कम खाते हैं। मैंने कहा कारण कि कहीं हमें बार बार बाहर ना जाना पड़े, और उनके साथ ऐसी घटना घटित हो जाती थी कि सुन के भी हम थर्राते हैं। तमाम वेदनाएं जुड़ी हुई हाँ, थी। तो उस शौचालय को इज्जत घर मोदी जी ने नाम दिया। आप सोचो जी, कितना बड़ा नाम दिया, इज्जत कर, जहां बहनें सुरक्षित होके जीवन की, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको निवृत्त होना है। बिल्कुल। निवृत्त होंगी तभी तो करेंगे। बहुत सुंदर। गाजियाबाद से आप महापौर रही, मेयर रही, तमाम आपकी उपलब्धियां रही, उपलब्धियों को जानेंगी भी आप ही से, आप ही के मुख से। देखिए गाजियाबाद से मेयर का टिकट मिलने की क्या कहानी है आशा जी? तमाम लोग टिकट की लाइन में थे, दौड़ में थे, सुना है बड़े-बड़े पूंजीपति भी या बड़े-बड़े कॉन्टैक्ट्स वाले भी, तो एक साधारण से कार्यकर्ता को कैसे टिकट मिल गया? ये क्या कहानी? इसके पीछे देखिए इसका आप, पर्दा आज आपको उठाना पड़ेगा हमारे पॉडकास्ट में। देखिए आप उसी विषय पर आ रहे हैं जो मैंने कहा था। इसका मतलब आप भी मान गए कि गाजियाबाद में उसमें भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं चलता। क्या पता आपकी आप सेटिंग हो, भी झूठ बड़ी पता सहमत नहीं हो, हो। नहीं आप भी सहमत हो गए विनीत जी। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े पूंजीपति, बहुत बड़े बड़े बाहुबली सब थे, लेकिन उनको नहीं हुआ। तो यू आर सेटिस्फाई कि बीजेपी एक अलग है, बीजेपी मॉरल पार्टी है। देखिए आपका टिकट होना इन बातों को तो दर्शाता ही आशा जी की देखिए मैं आपको बताती हूँ पब्लिक विनीत की जी, डिमांड में दिया। मैं आपको यही बात बताती हूँ कि हमारी पार्टी में न धनबल न बाहुबल न कोई बल, कोई नहीं चलता। हमारी पार्टी कार्यकर्ता कैडर की, वर्कर कैडर की पार्टी रही। जब उनको लगा कि ये बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, और आज के टिल टाइम तक भी मैं कार्यकर्ता ही मानती हूँ, क्योंकि गढ़े चले संगठन, गढ़े चलो खंड पर बढ़े चलो, ये कार्यकर्ता का ही काम है कि हमने संगठन। तो जब हमारी पार्टी में ये सोच लेते हैं कि ये कार्यकर्ता व्यवहारिक है, तो स्वाभाविक आपको बिलीव नहीं होगा कि मुझे टिकट मिलने से 1.5 दिन पहले तक ये चर्चा था कि मेरा टिकट नहीं है। या आप उन्होंने संपर्क में थे? हाँ, आपका पेपर निकलता था, जी, मुझे ध्यान है, पुराना पेपर है, आप कोई नए पत्रकार नहीं है, आपको बहुत पुराना पेपर निकलता था, तो आपको भी लगता था, तो आप भी यही पूछते थे। मैंने कहा विनीत जी मुझे, आपने कहा सच बता दो, आपको पता होगा। मैंने कहा नहीं विनीत जी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मेरा विश्वास था कि जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, कार्यकर्ता को मिलेगा, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता को मिलेगा, और उसको हम गाजियाबाद से जिता के भेजेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी में
मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। टिकट मांगने से पहले की सारी बात है, लेकिन टिकट के बाद हम लोग आ जाते टिकट हैं। मांगना अधिकार है, मांगना भी चाहिए। फंडामेंटल राइट है, अगर आप टिकट नहीं मांगेंगे तो आप महत्वाकांक्षी नहीं। बिल्कुल ठीक। टिकट मांगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि मैं कहीं धन देकर आई हूँ, कहीं अपने बाहुबलों को मतलब गुस्से में करके आई हूँ। मुझे मेरी इस पार्टी ने इस लायक समझा, ये मेरी पार्टी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा अनुकंपा है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे, इसलिए प्रथम नागरिक का पद बहुत बड़ा होता है, मुझे इसलिए ये समझा और उन्होंने मुझे उसे, तो मैंने भी उनकी आशाओं को, चूंकि मैं सेल्फ इज आशा, मैं खुद आशा हूँ, मैंने भी उनकी आशाओं को निराशा नहीं करा। और गाजियाबाद तो आपको पता है रिकॉर्ड तोड़ने में फेमस है, चाहे सुनील शर्मा जी का हो, चाहे जनरल वीके सिंह का हो, चाहे आशा शर्मा का हो, और अब की बार सुनीता जी ने भी। हम लोग तो रिकॉर्ड रखते रहिए, तोड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आशा जी, जैसे आप निगम पार्षद भी रही, तो लगभग नगर निगम का काम आपको पता था कि महानगर में चीजें कैसे चलती हैं, कैसे मेयर का प्रोटोकॉल होता है, पार्षद का प्रोटोकॉल। आपके साथ के उस समय भी कुछ पार्षद थे जो, जब आप मेयर चुन के आई हो तब भी पार्षद, सीनियर पार्षद हो। तो जब आप महापौर बन के नगर निगम पहुंची और आपके उस आपके पार्षद भी थे जो आपसे सीनियर भी होते थे, आपसे जूनियर भी होते, आपके समकक्ष भी थे सीनियरिटी में, उनके साथ सामंजस्य बिठाने में या आगे बढ़ने में कुछ ऐसा तो नहीं आपको महसूस हुआ इनिशियली कि कठिनाई आ रही है, किसी की कुछ ईगो उड़ जाती है, किसी की कुछ उड़ जाती है कि आशा जूनियर थी तब सीनियर कैसे हो गई, अब आशा महापौर हो गई तो हम इनसे काम क्यों करवाएं, कैसे करवाएं? तो ऐसा कुछ अनुभव है आपके, बताएं। विनीत जी, आप बहुत ही काबिले तारीफ हैं। आपने ऐसा विषय उठाया जो हृदय स्पर्शी भी है, मम स्पर्शी। मैं आपको सच बात बताऊं, जब मैं 10 साल पार्षद बन के मेयर गई और मेरे से बहुत बड़े बड़े सीनियर थे, काफी सारे लोग थे, नाम भी आपको सबको पता है, सब थे। मैंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं मेयर हूँ, क्योंकि उस समय भी मुझे सीखने की बहुत जरूरत थी और वो मुझसे बड़े अनुभवी थे। जो सीनियर पार्षद थे, वो कुछ पार्षद, एक पार्षद तो उसमें नगर पालिका के टाइम से थे, बाकी 5-5 साल जिनके ट्रम्स हो रहे थे और जिन्होंने गाजियाबाद को विकसित होते हुए, कराते हुए देखा है, मुझे उनसे सीखने की बहुत लालसा थी। और कई बार मैं ये भूल जाती थी, ये मैं अपना बड़प्पन नहीं कह रही, क्योंकि दिमाग में वही वर्कर था, मैं भूल जाती थी कि मैं इस सदन की महापौर हूँ, तो मैं सामने दीर्घा में आके बैठ जाती थी। तो वही सीनियर पार्षद कहते थे कि प्रोटोकॉल निभाओ और अपनी सीट पे चले जाओ। मैंने कहा यार बड़ी झंझट लगती है उस सीट पे। एक बार तो मुझे किसी पत्रकार ने फोटो में भी कैच कर लिया, मेरी सीट खाली थी और मैं मतलब विषय अपने उठा रही थी, सामने दीर्घा में बैठे, जबकि फिर बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दिया, बोले ये आपको अच्छा नहीं लगा, हमें अच्छा नहीं लगा मेयर साहब, आप अपनी सीट का। मैंने कहा यार मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैं महापौर हूँ, आगे से तुम्हारी बात मानूंगी, चलो अपनी सीट पर बैठूंगी। मुझे बड़ी दूरी लगती थी उस सीट से और यहाँ बैठने में। वहाँ उन लोगों के साथ बैठती थी तो अपनापन लगता था और बहुत चीजें लड़ जाती थी कई बार, फिर बाद में ध्यान आता था धीरे से, अरे तू तो महापौर है, थोड़ी सी तो सेंस रख, बहुत सारे तुझे देख रहे हैं। कई बार मेरी आपस में हो जाती थी, तो मैंने कभी महसूस नहीं करा कि मैं महापौर हूँ। और तभी बड़ा सामंजस्य अच्छा रहा पार्षदों में, सदन में, पत्रकारों में और मुझ में, सब में। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी कोई, मैंने बड़ा त्याग करा, सब ने मेरे साथ त्याग किया है, सब ने मुझे सिखाया है, सब ने मुझे योगदान दिया है, सब ने मुझे अपना माना है। वैसे तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हर पार्षद का, हर साथी का आपको बहुत योगदान मिला। आपका महापौर का कार्यालय आज भी गाजियाबाद में बड़े गोल्डन वर्ड्स का पार्ट बन गया है, जीवन भर लोगों को याद रहेगा। पर फिर भी अगर कुछ विशेष 1-2-3 पार्षद अगर भाजपा के कहें और विपक्ष के कहें, जिनका आप स्मरण आज भी करती हो और आपको लगता हो कि ये लोग बहुत पॉजिटिव रहे प्रदेश को लेके, महानगर को लेके, आपको लेके और विकास को लेके, तो विपक्ष और पक्ष की 3-3 पार्षदों के नाम का बताना चाहेंगे? देखिए इसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कई बार पत्रकार भी मुझे कहते थे कि आपने विपक्ष को क्या गोद ले लिया है। कुछ पार्षद ऐसे होते थे जो बड़ा सोच के आते थे कि आज सदन में हंगामा करेंगे,
और मैं ऐसे हल्के से ऐसे शुरू करके उनको देखना शुरू करती थी आंखें, और उनकी हिम्मत नहीं होती थी। तो कुछ लोग कहते थे आशा मैया की जय हो। मैं आपको एक नई चीज बता रही हूँ, आशा मैया की जय हो। अब हमें कुछ नहीं कहना, चाहे वो लाइन पार के पार्षद हो, विपक्ष के, चाहे वो अपने कांग्रेस के हो, चाहे किसी को, किसी ने कभी मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। लेकिन मैंने भी, विनीत जी, पत्रकार महोदय जी, मैंने भी बराबर का जितना फंडा, आज भी आप कर सकते हैं, अगर आप कभी समय मिले तो विपक्ष के एक एक पार्टी को बुला के चाहे 10 मिनट का उनसे पूछिए, मिले 1 महीने में एक को बुला लीजिए, 1 महीने में एक को करके, तो वो आज भी ये कहेंगे कि हमारी दीदी ने, महापौर तो बाद में, हमारी दीदी ने हमारी, वैसे भी मैं गाजियाबाद की लड़की हूँ, आधों की बहन हूँ, आधों की बुआ हूँ, तो कि हमारे साथ विपक्ष, अगर 1 करोड़ का काम उन्होंने हर वार्डों में दिया है, तो 1 करोड़ का काम मैंने अपने क्योंकि जब आप एक शहर के, आपको वोट मिला न मिला अलग है, पार्टियां अलग है, ये राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जब आप एक शहर में रह के एक सर्वोच्च पद पर है, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, तब समानता रखनी चाहिए, तभी आपकी वाहवाही है, और तभी सदन की वाहवाही है, और तभी सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता है। जो आपने बताया ये चर्चा अक्सर हम लोग में भी होती थी। आशा जी की जो वर्किंग की जो शैली है, उनकी क्लियर बिल्कुल सोच रहती थी कि पार्षद विपक्ष का हो सकता है, बट वहाँ की जनता विपक्ष की नहीं है। वो देश की है, वो प्रदेश की है, वो भारतीय जनता पार्टी की है, वो महापौर की है। क्योंकि हमारा तो नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके, सबका विश्वास लेके चलना है। आशा जी, वैसे तो आपके कार्यकाल में देखा जाए तो बहुत तमाम उपलब्धियां रही आप, बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स जो मुझे लगता है लगभग नए मेयर को दोहराना दोहराना एक चैलेंज का विषय रहेगा। मैं नहीं कहता वो दोहरा पाएंगे नहीं दोहरा पाएंगे, बट फिर भी उतनी सारी चर्चाओं को तो नहीं कर पाएंगे उपलब्धियों को, बट कुछ ऐसी उपलब्धि 1 2 3 नंबर में आप क्रम में बताना चाहेंगे जिसको सोचकर या स्मरण करके आपको एक फ़क्र होने की मन में ख्याल आता है? देखिए, मोदी जी का एक ही नारा था, स्वच्छ भारत हमारा भारत। जब 2000 हमारे चुनाव हुए थे 2017 में, जी। तो उन दिनों स्वच्छ भारत का बहुत वो था, और मैंने भी एक मन में था कि स्वच्छ भारत रहेगा तभी हमारा गाजियाबाद भी स्वच्छ भारत में आएगा, अच्छा रहेगा, बीमारी कम होएंगी। तो मैंने बहुत बड़ा ध्यान उसमें लगाया, और आपको ताज्जुब होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी अकेली की उसमें मेहनत आई हो, हाँ, लेकिन सबके साथ मेरी, मैं भी 6 बजे जब हमने यूडी अपना प्लस कराया जो लाइनों पर, तो मेरे से नगर आयुक्त एक दिन बोले कि मेयर साहब, बड़ी कठिनाई होती है, सुबह उठकर हमारी कर्मचारी बहनें इतनी जल्दी जा नहीं पाती, महिला हैं, हम उनको कैसे उठाएं, ट्रेनों पे बैठ के पास बैठी होती हैं। मैंने कहा मैं तैयार, बोले आप, मैंने कहा मैं तैयार हूँ। सीपी सिंह नगर आयुक्त थे। आपको बिलीव नहीं होगा, एक दिन हमारी ओडीएफ प्लस की टीम आई थी, उस दिन पूरी चेकिंग थी, सारे बस अड्डे, सारे ऐसी जगह जहाँ निवृत्त हो, जहाँ मैं 6:30 बजे उठ के, और उन लोगों के कड़ाके की सर्दी थी, ईंट पे हम बैठे थे, और छिलके मूंगफली के लकड़ी पे हम सेक रहे थे, तभी पता लगा कि टीम आ गई। तो मैं लाइनों के पास से, अब उनको क्या पता मैं मेयर कौन हूँ, मैं गाली भी सुन रही थी, तो चारों ने पत्थर भी मारे मेरे, लेकिन मैंने वो बिल्कुल क्लियर, 10 दिन में गई, वो बिल्कुल क्लियर कराया, और हमारा गाजियाबाद ओडीएफ प्लस से लेके ओडीएफ प्लस में आ गया। बहुत बड़ी चीज। नंबर 2, मेरे एक मन में उठती थी कि भाई जिसको देखो वही इंदौर, जिसको देखो वही इंदौर। मैंने इंदौर में बहुत अपने मेयर काउंसिल अटेंड करी थी। हाँ, आपको बताऊं, मैं मेयर काउंसिल की जनरल सेक्रेटरी भी रही, उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी भी थी। तो एज ए जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को बुलाया था, तो मैं वहाँ गई थी। तो इंदौर, मैंने कहा गाजियाबाद क्यों नहीं हो सकता। ये तो मुझे कठिनाई थी कि इंदौर के लोग खुद बहुत सफाई करते हैं, लेकिन मैंने कहा प्रयास करके देखते हैं। मेरा नंबर था उस टाइम गाजियाबाद में 73वां, यूपी में। अच्छा, 86-84 सीटों में 73वां नंबर।
पहली बार में धीरे-धीरे करते उसमें हमारे नगर आयुक्त का टीम का भी बहुत महत्व है, मैं बार-बार कह रही हूँ। हम लास्ट में 19 पे अटक गए, हर साल होता था सर्वे, 19 पे अटक गए। अब मैंने कहा कि भई इसको और डाउन करो, बैठक लेती और डाउन। और जिस दिन मुझे सर्वे से अगले दिन पता लगा कि गाज़ियाबाद नंबर 1 पर आ गया उत्तर प्रदेश में, वही। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और यकायक मेरी आँखों से आँसू बहने लगे। मैंने सारे अधिकारियों को बुलाया, उनकी पीठों को ठोका और मैंने कहा ये मेरी वजह से नहीं। वो बल्कि कहने लगे नहीं मेयर साहब अगर आप नाइट बाज़ार ना देख के आती 12-12 बजे, हमारे कर्मचारियों में खौफ था कि मेयर साहब आ जाएँगी। अगर आप नाइट सर बाज़ार ना देखती तो नहीं होता। मैंने कहा ना, मैं अकेली कितना देख लेती थी। आप मुझे वहाँ पहले मिलते थे, तो अधिकारियों से काम लेना तो बट एक सामूहिक जिम्मेदारी की चेतना जगाना भी एक लीडर का काम होता है, वो आपने दूसरा मैं आप ही के बगल वाले वार्ड से पार्षद थी। जी, सबसे बड़ी उपलब्धि थी दीनदयाल सभागार ऑडिटोरियम। अच्छा। मैंने ही यहाँ उपले पत्ते थे और मैंने और बालेश्वर त्यागी तक गृह राज्य मंत्री थे, तो हमने ईंट रखी थी यहाँ पर। और मैं ये कहती थी कि जब तक ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे कि मेयर बनी हूँ। एक दिन मैं बालेश्वर जी से भी मिली, मैंने कहा भाई साहब, बोले देख लो अब बहन जी मुझे तो लग रहा है। मैंने कहा नहीं मेरी इच्छा है, इसको पूरा करेंगे। और आप सोचो इतना बड़ा ऑडिटोरियम बन के आज कम से कम वहाँ डेली कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये मेरी मैंने अपने कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि करी। एक गाज़ियाबाद में बड़ी पेड़ों की बड़ी समस्या थी मियावाकी। मैं और मेरे नगर आयुक्त तो हम लोग हैदराबाद गए थे, दोनों वहाँ से मियावाकी पद्धति को ढूँढ कर लाए। अच्छा। उस पद्धति में क्या होता है घने जंगल लगाए जाते हैं, जी, जी। आधा-आधा फीट पे इस पे। आप हिंडन कौड़ी आश्रम के सामने देखो, अगर आप शेर भी रखना चाहो तो शेर भी हो जाएँगे। ठीक। तो उससे लेकिन हाँ, पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो चुका चूँकि एनसीआर के बगल में है तो इसलिए पॉल्यूशन का तो विषय अलग है, लेकिन वो सब लगाए। छोटी-छोटी तमाम हमने रामवीर को ढूँढ के लाए। 43 हमने तालाबों का सौंदर्यकरण करना, वो जो छोड़ के गए थे। ये नहीं कि मैं उन दिनों एक ये था कि एक जुनून था। रिदम था। ना अच्छा था। बस बहुत उपलब्धियाँ तो गिनाऊँ तो आपको बहुत लंबा समय 1 घंटा लेना एक पड़ेगा। उपलब्धि जो मुझे लगता है आज तक भी छूटी हुई है भारतीय जनता पार्टी, मेरा व्यक्तिगत है ये है हिंडन पे नौका चलाने का या एक टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करने का जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वाकांक्षी सपना था, मुझे लगता है आज तक कहीं न कहीं अधूरा है। देखिए विनीत जी, इसको मैंने बहुत सराहा। मैं नमामि गंगे वाली टीम से भी मिली और मैं इसमें 3 लगभग 2.5-3 करोड़ में झूठ नहीं बोलूँगी, पास भी सैंक्शन भी हो गए थे। लेकिन ये हिंडन यहाँ तो हम साफ कर देंगे, इसके पीछे से जब सर्वे करके आए तो पीछे से बहुत नाले, मुजफ्फरनगर साइड से इधर से बहुत नाले, यहाँ तो हम बंधा बनाएंगे तो शहर में बाढ़ आ जाएगी। वाह! और ये 2-3 किलोमीटर साफ करने से फिर कुछ होगा नहीं। ये तो छठ पूजा पे हम लोग करते हैं। जब तक मैंने रिक्वेस्ट भी करी, बहुत पर्यावरण मंत्री से भी बात हुई थी, मेरी रिक्वेस्ट भी करी वहाँ की, वहाँ नगर पालिका है कि भाई जो फंड आएगा फंड हम देंगे, आप सफाई करवा दीजिए। लेकिन उन्होंने हाँ हूँ करी, सब कुछ करा, अब कारण ना कारण सफाई नहीं हो चुकी। इसको आप कितना भी साफ करा लीजिए, इस पीछे से। और एक ये आज जो भूमि अधिग्रहण का चक्कर लगा गया, लोगों ने सब सीवर उसी में मिला दिए। सब नहीं तो हम सुनते थे हिंडन को हरनंदी कहा जाता था और साइबेरियन बर्ड्स आते थे यहाँ पे। बिल्कुल, कोई कहीं न कहीं मुझे आज भी याद है स्मरण है आपकी कुछ बातों का। आपकी भी एक बड़ी इच्छा थी कि मेरी पहली इच्छा ये थी कि मैं जैसे गोमती के तर्ज पे हिंडन को ब्यूटीफाइड कराऊं, और बहुत मेरी लगातार बातें भी हुई, हमने करा भी। पूरे संडे को टीम लगाई, लेकिन वो क्या हुआ, हफ्ते में 1 दिन कर ली, पीछे से फिर उतना ही आ गया। और जैसे अब छठ आएगी नवंबर में, अभी से अगर ये जलकुंभियां और ये चौड़ीकरण नहीं हुआ तो उस टाइम फिर नहीं होता, अभी से लग जाना चाहिए। मतलब अब भी हमारी मेयर भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही है, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करा रही। सबकी कार्यशैली कार्य करने का अलग है, लेकिन कर सब गाजियाबाद के विकास में रहे। पर ये है कि जैसे गर्मी का काम सर्दी में कर लो, सर्दी का काम गर्मी में कर लो, तो उससे थोड़ा सा एक दिखता है काम और अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होता है। अच्छा, जैसे आपकी गिनती या आपकी उपलब्धियाँ पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे महापौर लोगों ने देखी,
आप बहुत अच्छा कार्य भी कर रही थी। 73 नंबर से गाजियाबाद को नंबर 1 पे भी लेके आई हैं। मेयर काउंसिल की आप मेंबर भी रही। मेयर का जब दूसरा कार्यकाल की बात हुई तो तमाम ऐसे मेयर भी थे जिनका कार्यकाल रिपीट भी हुआ। आशा शर्मा जी से आशा शर्मा जी क्यों चूक गई जबकि सारी उपलब्धियां उनकी तरफ थी, उनकी साइड थी? क्या ये इसे आप राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखती हैं या केवल ये संगठनात्मक निर्णय था? देखिए विनीत जी, क्योंकि तमाम उपलब्धियों के बाद, तमाम हार्ड वर्किंग के बाद ऐसे मैंने आपको कहा ना कि संगठन हमारे संगठन में परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी था और हो सकता है अभी मुझसे कुछ चूक हो गई हो, जो उपलब्धियाँ मैं पूरी ना कर सकी हूँ। तो संगठन ने छोड़ा होगा कि एक बार और मौका दो, अभी आप दोबारा से जाके उन जो कमियाँ आप में रह गई हैं, उनको आप दूर करो, आप देखो। क्योंकि हम जब स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्ण नज़र आते हैं। हमें लगता है हम में कुछ नहीं है, लेकिन आप या दूसरा आंकलन करता है हमारे व्यक्तित्व का, तो कहीं न कहीं कोई खामियाँ नज़र जैसे आती है। मेरा आकलन तो बहुत स्पष्ट है आपके लिए। आपने तमाम पत्रकारिता आपकी उपलब्धियां रही, तमाम सब कुछ है और ये आप आपका बड़प्पन है विनीत जी, गाजियाबाद के निवासी के तौर पे ये महसूस भी कर रहे थे, शायद अब रिपीट होंगी। ये आपका बड़प्पन है, ये आपके मैं चैनल को पुनः फिर बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगी। लेकिन इसमें कहीं न कोई हमसे चूक हो गई होगी और पार्टी ने एक बार हमको उसको सुधरने का मौका दिया है। मैं किसी के लिए इसमें कुछ नहीं कहूँ। बिल्कुल ठीक बात है आपकी कहीं न कहीं। और फिर आपकी जो आपने कहा कि पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। समय-समय पे संगठन उसको निर्णय लेता रहता परिवर्तन है। तो हमारे सृष्टि का भी होना चाहिए। संगठन अपने-अपने समय-समय पे जिसको बिल्कुल जो ठीक। ज़िम्मेदारी देनी है वो देता है। बिल्कुल ठीक। कुछ भी ज़िम्मेदारी जो मिलती है, वो मिलती है। बिल्कुल। गाज़ियाबाद में तमाम मेयरों का कार्यकाल रहा। ऋषभ गर्ग जी से लेके सुनीता निहाल तक थी। आप भी महापौर रहीं। एक आदर्श महापौर के रूप में आप किसे देखते हैं? जिनके काम से आप प्रभावित हुई हो? मैं बल्कि हाँ, और जिसको आपने प्रेरणा के रूप में लिया हो और देखिए, मुझे तो सारे में महापौर सारे आदर्शी नज़र आते हैं। जी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना सबकी कार्यशैली अलग हो सकती है। जी, लेकिन सोच सबकी एक ही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास करना, शहर को कितना विकसित करना है, और सबकी सोच यही है। और अगर व्यावहारिकता से कहें तो मैं क्योंकि 10 साल मैंने दिनेश चंद्र गर्ग जी के साथ काम किया है। आप उन्हें हाँ, पार्षद मैंने काम किया। आप उन्हें कितना भी गुस्सा दिलाते थे हुँ, और वो कहते थे ठीक है जैसे तुम कह के गई हो मैं वैसे करूँगा। अगले दिन सदन में फिर पलट जाते थे। अच्छा तो तुमने कुछ कहा था? मतलब इतने हँसमुख और इतने अच्छी नेचर के थे, तो मैं क्या उनको सभी हम अपने बड़े भाई की तरह उनको मानते थे जी, जी, और बहुत अच्छा उनका वो रहा। लेकिन अगर कार्य करने की क्षमता देखें, तो चाहे तेलूराम काम्बोजी उनको समय कम मिला, जी, चाहे आशु भाई हो, सुनीता जी हो, सब में क्षमता है। दे आर ऑल आर कैलिबर। सबने अपने-अपने समय काल पे हाँ, सबने अपना जितना समय मिला उपयुक्त अच्छा करा है, सबने बहुत अच्छा करा है और करेंगे। तो आशा जी आशावादी है हाँ, और बिल्कुल, सभी के लिए आशावादी है। बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल, भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने समय काल में आपने तमाम नगर आयुक्तों के साथ भी काम किया। मुझे लगता है 3 नगर आयुक्त के साथ आपने शायद काम हाँ, किया। 3 अच्छा जी, किस नगर आयुक्त ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? इस बारे में कुछ बताएँगे? देखिए, प्रशासनिक अफसर और जनप्रतिनिधि का दाँत और जीभ जैसा संबंध बिल्कुल होता ठीक। है। अगर सामंजस्य हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो फिर तो कभी लेकिन ऐसा हमें सामंजस्य कराना आता है। हुँ, हुँ। अगर आप पढ़े लिखे इन द सेंस अगर आपको किसी चीज़ को नॉलेज हो क्योंकि आप वर्बली किस टाइम तक कोई बात कह सकते हैं। जी,
जब मैंने सदन में ज्वाइन करा या पार्षद थी तब भी मैंने सारे सदन पूरे पार्षदों को कहा कि आप अपना ज़रूर पढ़िए। अधिकार बुक जो हमारी आती है मेरठ में मिलती है इसको पढ़िए तभी आप लड़ने के मूड में बहुत रहिए। एक मीटिंग से पहले आप होमवर्क करके आइए, तभी आपकी कोई पॉइंट 1 दिन, 2 दिन या 2 बार तो आप पॉइंट गलत कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इनसे काम लेना, ये आपको ऐसी जगह उलझा देंगे, आप अपने क्वेश्चन में फँस जाएँगे। तो मैं ये चीज़ याद रखती थी बिल्कुल। तो मेरे साथ तो सबका अच्छा रहा, सबसे ज़्यादा लंबा समय मुझे महेंद्र सिंह अच्छा तंवर ने मेरे साथ हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। यंग ब्लड था, ये काम करने की कैपेबिलिटी थी। अच्छा काम करने की कैपेबिलिटी थी और अच्छा उस टाइम जो हमारा यूपी नंबर 1 उसी टाइम आया था। अच्छा हाँ, मैं सोचा धीरे उनकी साइड पे था जो नहीं सीपी सिंह के टाइम में ओडीएफ प्लस हुआ। ODF हाँ, तो हम सब ने उनका काम अच्छा था और दूसरा ये है कि केवल जनप्रतिनिधि को ही ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सर्वोपरि है। उनको अधिकारियों से काम लेना भी आना चाहिए। अधिकारी आपको तो पता है प्रशासनिक अधिकारी अच्छे-अच्छे को घुमा देते हैं, लेकिन आप सही वक़्त पे सही डाँटें। रोज़-रोज़ बच्चा ढीठ हो जाता है आप रोज़-रोज़ कहें। बिल्कुल ठीक। सही समय पे सही क्लास लें, तो वो आगे से काम करेंगे और काम नितिन गौड़ का भी अच्छा था, तीनों ने अच्छा था। आशा जी अब की बार पूर्व में लोकसभा चुनाव हुए, अब चुनाव के परिणाम में तो नहीं जाना चाहूँगा मैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, देश में जो भी हुआ। पर फिर भी आपको बधाई है माननीय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने अपनी सरकार बनाई। पहले तो आप बधाई लीजिए उस चीज़ की। धन्यवाद बहुत-बहुत। राज्यवार लोकसभा की अगर बात करें तो इसमें भी प्रत्याशी के रूप में हमें बदलाव देखने को मिला और इस बदलाव के पीछे ये माना जाता है कि जो गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि थे, उनके बीच में और माननीय जो हमारे ये जो जिनको टिकट नहीं मिला आदरणीय वीके सिंह जी को, इनके बीच में कुछ मनमुटाव थे, खींचातान थी। उसी खींचातान और मनमुटाव की वजह से उनका टिकट कैंसल करके या नहीं देके उनको गाजियाबाद शहर से जो हमारे लोकप्रिय भाजपा विधायक हैं अतुल गर्ग जी उनको दिया गया और फिर वो संसद बन के हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो इस बारे में आप क्या इस खींचातान के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? क्या ये सच है? और सच है तो ये खींचातान किस लिए थी? और क्या खींचातान कहीं न कहीं पार्टी को परेशानी में तो नहीं लाती? क्या बताएँगे आप इस देखिए विनीत जी, अच्छा प्रश्न है। लेकिन मैं बार-बार एक ही बात दोहराती हूँ कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है और उस परिवर्तन मैं भी नहीं जाऊँगी गाज़ियाबाद से। अपने शहर के परिवर्तन होने में या ना होने में बहुत बड़ा आपका व्यवहार काम है। ये नहीं है कि हर जनप्रतिनिधि 100% काम कर दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन आप 70% काम कर दें, 60 कर दें, 80 कर दें, बट कार्यकर्ता हमारी बपौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोई गुलाम नहीं है कार्यकर्ता। उन्हीं की वजह से हम मंच पर बैठते हैं, उन्हीं की वजह से हम भाषणबाजी करते हैं, क्योंकि उनकी एक-एक वोट हमको मिलती है। तब हम चाहे विधानसभा का नेतृत्व करें, चाहे हम लोकसभा का नेतृत्व करें, चाहे गाज़ियाबाद का नेतृत्व करें, उन्हीं का योगदान होता है। और कार्यकर्ता हमेशा मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी से रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कार्यकर्ता हमेशा मान-सम्मान का भूखा है। वो आपके खाने का भूखा नहीं, आप पानी पिला देंगे उसमें बैठ के आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मान-सम्मान का ज़रा भूखा है। कम से कम आप अगर हैं, मैं हूँ, मैं मेयर बनी, कोई कार्यकर्ता जा रहा है और उसको मैंने प्यार से पूछ लिया और भई क्या हाल है तुम्हारे, ठीक है? उसी से खुश हो जाता है। मैं अब आपको एक क्वेश्चन पे फँसाने जा रहा हूँ। आप फँसते हैं तो ठीक है, निकलना चाहें तो निकल जाइए। इसका मतलब ये है कि वीके सिंह की जो कार्यशैली थी या व्यावहारिकता थी,
उस मायने में गाजियाबाद जिले में पूर्ण रूप से उतर नहीं पाई और लोगों ने इस करके कहीं न कहीं अपने जनप्रतिनिधियों के थ्रू उस रोष को व्यक्त किया। नहीं नहीं, जनप्रतिनिधियों ने आपने विनीत जी नाम लिया है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लिया। और आप पर्टिकुलर आपकी सुई वीके सिंह जी पर आके अटक जाती है। देखिए मेरा नहीं। प्रश्न ही यही है नहीं, अतुल गर्ग को टिकट दिया गया, वीके सिंह का काट दिया गया। नहीं, अब तो अभी उनको वो चर्चा चली नहीं व्यवहारिकता 10 साल वो रहे सांसद, हम अच्छे सांसद रहे, ऐसी कोई बात नहीं। अब जरूरी थोड़ी है कि उम्र भी पूरी लगभग होने जा रही थी, तो जरूरी थोड़ी है कि बार 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 तो बार आप बार उसको ऐसे देखती हैं कि आशीष शर्मा का भी तो टिकट कटा है तमाम उपलब्धि के, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है पार्टी ये में। कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें कुछ हाँ, मैंने इसमें- तो एक आपको जनप्रतिनिधि के, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि सुन रहा हो, देख रहा हो या पढ़ रहा हो, वो इससे कुछ छोटी सी सीख ले तो ठीक है, अदरवाइज उसकी मर्जी। मैंने तो ये कहा है कि जनप्रतिनिधि को सारे काम आप करो ना करो, व्यवहारिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत मतलब आप अच्छा, मैं आपके चेहरे पे पहले मैं कह रहा आपके पीछे तो इस बात की प्रशंसा करता रहता हूँ। आपके महापौर, जब आप महापौर थी उस कार्यकाल में मैंने देखा, मैं जब भी आपके निवास पे गया 50 लोगों का मेला लगा रहता था, तो कहीं ना कहीं आशा जी बिल्कुल ये बात सही है। ये सौभाग्यशाली मैं आज भी हूँ, हाँ, अच्छा, आज भी सौभाग्यशाली हूँ मैं, अच्छा। आज भी ये लगभग बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक नेता के लिए, एक जनप्रतिनिधि के लिए, कि लोग उस पर विश्वास करते हैं और वो उसके पास तक आते हैं। और वो नेता बिल्कुल ठीक बात है 100% तो नहीं कर पाता, पर उसके प्रयास 100% जरूर होने चाहिए अपने कार्यकर्ता। बिल्कुल मैं उसमें आप मुझे लगता है अव्वल हैं। मैंने आज भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज भी 25 से 30 से 35 पार्षद, जो वर्तमान पार्षद हैं, वो तक आज भी मेरे पास आते हैं। आप हलचल मचा रहे हैं जिले गाजियाबाद। 30 से 35 पार्षदों के बारे में आप बता के कि आप ही के पास आते हैं निवारण के लिए। नहीं आते हैं, निवारण होए ना हो, लेकिन हाँ वो मेरे से बहुत कुछ पूछते हैं और बहुत कुछ मैं भी उनसे सीखती वो हूँ। आपका एक एक्सटेंडेड फैमिली है, एक बिल्कुल। विस्तारित परिवार। कुछ पार्षद तो ऐसे हैं जो हफ्ते में 4 बार आते ही आते हैं। नाम उजागर नहीं करूंगी। राज को राज रहने दो। राज को राज रहने दो। आप कभी 10:30 बजे जाइए, आज भी साइकिल स्कूटरों का वही स्टैंड, क्योंकि लोग बाग बड़े खुश थे कि अब ये यहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी। पर एक दिन मुझे सामने वालों ने पूछ ही लिया, ये तुम्हारे तो आज भी भीड़ उतनी रहती है। मैंने कहा जी ये तो जब तक मैं हिंडन नहीं पहुंचूंगी तब तक उतनी रहेगी। आप कभी इंडियन रिपोर्ट नहीं, अच्छा जी, आपने तमाम समय कालों में, क्योंकि आप भाजपा की बहुत समय काल से, बल्कि छात्र काल से ही आप भाजपा में तमाम पदों में रही हैं। तमाम समय काल में आपने तमाम बड़े बड़े नेताओं को देखा, गाजियाबाद जिले में भी देखा, रामदास सिंह जी से लेके आज अतुल गर्ग जी के तक भी आपने तमाम समय में सबका सांसद कार्यकाल देखा है। तो इस कार्यकाल में ऐसे सांसद आपको क्या लगता है, राजनाथ सिंह जी, वीके सिंह जी या अतुल गर्ग जी, कौन आपको ज्यादा प्रभावित कर पाया या कर रहा? देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी एक बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री जी भी रहे हैं, सब बड़े बड़े सुलझे हुए जी। सांसद रहे हैं। हम्म। वीके सिंह भी जितना टाइम रहे, क्योंकि वो नए नए डायरेक्ट पार्टी से जुड़े थे, जी उनको पार्टी का राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन वो देश के सपूत थे, जी भारत माँ के सपूत थे, देश के सपूत थे। उनको वो अनुभव काम आया, पर राजनीतिक अनुभव उनको इतना बहुत नहीं था। पर कहते हैं ना कि माँ के पेट से कोई परिपूर्ण नहीं होता, सब सीखते हैं। उन्होंने भी अच्छा अपना धीरे 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 सेटअप बनाया, ठीक करा। और अतुल जी का तो कहना ही क्या, वो तो आप देखा 2 बार के विधायक रहे हैं, विधायक रह के फिर मंत्री भी रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर रहे हमारे, और अब सांसद भी हो गए। तो अतुल जी तो है ही। अतुल जी से आपकी ट्यूनिंग अच्छी लगती है, आप हमेशा उनके नहीं, नाम पे मैं आशा शर्मा की ट्यूनिंग कभी किसी के साथ, ये मेरे पास बहुत बड़ा श्री राम का, हनुमान जी का बहुत बड़ा अनुकंपा रही है कि मेरी ट्यूनिंग कभी किसी के साथ बुरी नहीं, क्योंकि ट्यूनिंग वही बुरी होती है जब आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात करते हैं। मैं तो अपने को सोचती हूँ कि अभी मुझ में कमियां भी और तो भी तपना है, अभी और तुम्हारी मंजिल है, अभी और तुम्हें बढ़ना है,
ये सोच के जब मैं काम करती हूँ और ताली जब एक हाथ से कैसे बजेगी, बहुत अच्छी। आप बोलते रहिए, जब तक मैं उसको ऐसे नहीं बजाऊंगी तब तक तो मेरी ट्यूनिंग तो भगवान की दया से हाँ, अच्छे और बुरे की चीज में दो तालियों का ही गैर है। बस बस जब बस तक बस दूसरा बस उसको वापस नहीं करता। बस बिल्कुल। और चुपती भी नहीं हूँ, अगर मुझे किसी की बात बुरी लगे तो मैं फेस टू फेस कह भी देती हूँ, ठीक है भैया अपना काम अपना करो, मुझको नहीं अच्छा लग रहा है ये। 10 जगह जाके कहने से अच्छा आप सामने वाले को कहो तो सुधार ले, एक बार सुधार, 2 बार सुधार, नमस्ते जी। बहुत अच्छा। आशा जी, आप एक सशक्त महिला हैं, एक राजनीतिक महिला हैं, आप एक गृहिणी भी हैं, आप एक माँ भी हैं, पत्नी भी हैं, आप एक बहू भी हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि समाज है इतना बड़ा, इसको आप निभाती हैं। एक आशा शर्मा के लिए इतनी एनर्जी इकट्ठी कर पाना, इतने रिश्तों को एक साथ निभा पाना और उन रिश्तों में आपस में मिठास रहने देनी, ये इस चुनौतियों को आप कैसे परिपूर्ण कर पाती हैं और कहाँ से आपको ऐसी शक्ति आती है? आशा जी कुछ बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात जी ये है कि मुझे कोई भी बुरा नहीं लगता। बहुत लोगों की आदत होती है गॉसिप करने की, परिपूर्ण तो कोई नहीं होता, जी, लेकिन अगर उसमें 80 बुराइयां और 2 अच्छाई हैं तो आप 2 अच्छाई को काउंट करो, आप सुखी रहोगे। 80 में से फिर हम 79 में आएंगे, फिर हम 87 में आएंगे, 88 में आएंगे, वो हम करते 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 हमारा जीवन निकल जाएगा। जी, ना वो सुधरे ना हम सुधरे, मगरूर जमाना कहेगा। तो वो 2 चीजों को याद करो और एक ईश्वर से कहो कि जो भी, मैं आपको बहुत मूल मंत्र कभी देती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने पति से सीखा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस जो भी हम कर रहे हैं तेरे निमित्त कर रहे हैं, तेरे लिए कर रहे हैं, तुझे निर्णय देना है, तुझे परिणाम देना है। हमारी कुछ नहीं होगी, जो कुछ होगी तेरी होगी। तो मन में आपको इतनी शांति होगी, और जब आपका मस्तिष्क और मन दोनों शांत होगा तो एनर्जी आपको पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव नहीं। आपको बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, मैं मात्र मोदी जी की बड़ाई वो नहीं कर रही, मात्र 3.5 या 4 घंटे सोती हूँ और दिन में जिंदगी में बीमार के अतिरिक्त मैंने पलंग नहीं देखा, क्योंकि मेरी सासू माँ ये कहती थी कि अगर दिन में महिला पलंग पे सो जाए बहू तो घर से लक्ष्मी चली जाती है। अच्छा था। उसके बावजूद भी 2-4 दिन तो होता है, कभी माइग्रेन ये बीमारी चलती, जी, लेकिन उसके बाद भी कभी मैंने नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं आने दी। हर दिन मुझे लगता है कि आज मैं ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। कई बीमारी भी है मुझे, माइग्रेन भी है, फीवर भी है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये भी तू ही ठीक करेगा, डॉक्टर तो निमित्त मात्र है। विषय थोड़ा-सा अलग कर दिया, जी, लेकिन इससे सीखने को बहुत मिलता है। जब आप सबके प्रति पॉजिटिव रहेंगे, जब आप सबको सकारात्मक देखेंगे, तो सब में तालमेल बैठाना, सब अच्छा, में सामंजस्य करना बहुत आसान है, बुरा लगता ही नहीं। अगर कई बार ऐसा होता है, मैं गाड़ी में देखती हूँ, कोई भिखारी भिक्षा माँग रहा होता है या कुछ भी माँग रहा होता है और वो हट्टा-कट्टा होता है। आपको नहीं देना, ठीक है, आप शीशा बंद कर लो। उसको गाली देना, उसको गलौज देना, उसको ये करना कि तू साले ऐसा है, तू वैसा है, ये भी आप उसका नहीं अपना। अपना ऑरा खराब करते हैं। तो इन सब का होना बहुत ठीक है, और सामंजस्य तो बैठ ही जाता है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आई होती हैं, कई घटनाएँ याद होती हैं कि 3-3 तेहरे हमारी सुषमा स्वराज कहती थी कि महिलाओं की डगर बड़ी रफ्तीली, कंकरीली और पथरीली होती है। मेरी आइडियल गुरु रही हैं। आज जहाँ भी हैं वो स्वर्ग में, और उनसे मुझे लगता है वो आज भी मेरे साथ हैं। मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखा है, और वो बड़े प्यार से एज़ ए छोटी बहन की तरह सिखाती थी।
तो मैं पूछती थी कैसे रफ्तीली और पथरीली हो रही है, कहती हैं कि कई बार ऐसा होता है घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, तुम बहुत थकी हो और सासू जी ने कह दिया खाना खाएंगे, तो तुम क्या करोगी, गालियां देती होता है। अभी मर के आई हूँ, अभी ये हो गया वो हो गया, कि नहीं, बस तुम एक चीज सोचो कि ये भगवान मुझ में शक्ति दे, मैं एक सब्जी बना दूं और ये खाली पेट ना जाए। बस तो वो सारी चीज, अच्छा बच्चे भी सुनने को मिलता है आजकल, तो परिवर्तन का युग है। जी, जी। राजनीति में आप कैसे खुश रहती हैं, घर आते ही आप टी 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 करती हैं, तो उनको भी सुनो कि बेटा राजनीति का मैं शौक से नहीं कर रही, एक मैं चाहती हूँ कि समाज में परिवर्तन आए बस और उस परिवर्तन में समाज में आप भी रह रहे हो और हम हिस्सा बने उसका, और उसका ये आप बहुत हिस्सा लोगों को बन। ये और सबसे बड़ी बात है, हमें ये जिम्मेदारी दिया है, बस, आपको तो खुश होना चाहिए कि मम्मी गेट टू गेट कहीं गॉसिप नहीं करती, कहीं किसी की बुराई नहीं करती। बहुत सही बात। तो बहुत सारी चीजें आनी पड़ती हैं। पति को पत्नी चाहिए, बच्चों को माँ चाहिए, सास ससुर को बहू चाहिए, और फिर हम तो नहीं। लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड का, मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। उन्होंने मुझे बहुत चीजें ऐसी सिखाई कि तो आप योगदान मतलब कैसे है भाई साहब, कई बार आप कदम से पेड़ लेते हैं, चलो, ऐसे ही योगदान है कि उन्होंने मुझे जैसे आप घर जाएंगे तो चाय वो बनाएंगे? नहीं, चाय तो मैं ही बनाऊंगी। नहीं वो भी बनाएंगे तो उसमें क्या नहीं, बनाएंगे? उनको टच वुड, आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आप कभी कभी घर आते हैं वो पानी का गिलास भी नहीं ले सकते, है ही नहीं उनको आदत। मतलब इतनी चीजें होती हैं कि अगर एसी तेज चल रहा होगा तो मुझको जगा के कहेंगे कि एसी बंद कर दो। अच्छा, तो लेकिन मैं तो मतलब इसमें एक आम आदमी में ये आदत होती है, नहीं, लेकिन मैं खुश कितनी रहती हूँ कि ही इज डिपेंडेंट ऑन मी, Very good. ये मुझ पे डिपेंड करते हैं, इनमें एसी बंद करने में भी नहीं है। आप उसको दूसरे पहलू में लेके मस्ती मारो ना, मस्ती मारो। जीवन में जैसे लोग हैं वैसे रहिए। एसी में एसी वो नहीं लेकिन करते, आपके- लेकिन प्रेरणा उनकी ऐसी रही है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ, कई बार मैं शुरू में बड़ी उत्तेजित हो जाती थी, जी जी गुस्सा हो जाती थी, जी। या किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो पलट के जवाब देने की वो रखती थी। उन्होंने मुझे बहुत संयम सिखाया, बस बहुत संयम। बोले कि गुस्सा होना तो हर तीसरा आदमी कर सकता हाँ, है, राजनीति में संयम बहुत जरूरी है बहुत। और तुम एक महिला हो, तुम्हें चाहे ये लगे कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तुम्हें 10,000 आंखें देख रही हैं, तुम्हारे पहनने का, तुम्हारे उठने का, तुम्हारे चलने का, तुम्हारे करने का, तुम्हारे तौर तरीका और तुम्हारे बोलने का, सारी चीज एक तरफ, लेकिन बोलो मैं दूँ। अच्छा बोलोगी, अच्छा बुलवाओगी। ये तो कुएं की आवाज है, जैसे आप उसमें उसका करो ईगो इफेक्ट होता है, हिट बैक। तो। अच्छा वो खुद, वो भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं, समाज सेवी तो है, फिर कॉर्पोरेट में बिजनेस है, पुरुषों में रहे हैं, हाँ उनसे भी मैंने समाज से जुड़े रहे, तो उनसे भी बिल्कुल ठीक बात। उनसे भी आप मैंने आपकी देखा। शादी की आपके हस्बैंड एक इतने पॉलिश पर्सन है जो कि आपको भी उत्साह देते हैं, तमाम और दुनिया के बारे में उन्होंने उत्साह दिया है। बिल्कुल ठीक बात है, हमारे भी गुरु भाई की जगह बात है। आशा जी जैसे कि गाजियाबाद जो शहर की सीट है, आदरणीय अतुल गर्ग जी सांसद हो गए, वो अब दिल्ली की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं या दी गई है। गाजियाबाद में चुनाव होंगे, आशा शर्मा जी की भी क्या दावेदारी इस चुनाव को लेके है, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उस विषय में सोचती नहीं जो मेरा नहीं है, ये संगठन का काम है। और स्वाभाविक है, मैंने कहा ना, आशा महत्वाकांक्षी तो होना जरूरी है। महत्वाकांक्षी तो है ही हर आदमी, क्यों हम चीज में यही होते हैं कि ठीक है अगर लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी संगठन देखे, हमारी पार्टी का जो भी शीर्ष नेतृत्व इस पे निर्णय लेगा, हम अपनी पार्टी के साथ हैं। जो भी निर्णय लेगा वो हमारे अच्छे में होगा, बुरे में नहीं होगा। पहली बात तो ये सोच के चल लो। टिकट किसको मिलती है, ये संगठन में। टिकट मिलके किसको जितवाना है, ये हमारा काम। हमें जीतने भेजना, जो भी कमी बेशा रह गया, मैं 90 विषय पे नहीं जाऊंगी। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अब की बार जाटा व मुस्लिम समुदाय एक हो गया, ये हो गया। जिस भी कारण हम यूपी थोड़े हल पीछे हो गए हैं। एक्चुअली इसमें तो कांग्रेस से जो रेडी चलाया हमारे टाटा भाइयों को, या थोड़ा बहुत जो उनको एक बेचैन किया, या एक्चुअली हाँ, उनको झूठ ये बोला उनके बीच झूठ में, बोला जो सबसे। आपके नेताओं से मेरे को सुनने में आया।
नहीं सबसे ये बड़ी 50 बात, रुपया खटाखट, फिर उसके बाद खटाखट खटाखट ये खटाखट संविधान बदलने वाला जो नैरेटिव आया, संविधान, जिससे कि हमारे जो हमारा जाटा समाज है, हमारा शुंगा समाज है, मुझे लगता है नहीं बिल्कुल आप सही पॉइंट पर हाँ, नहीं पहुंचे। तो ओबीसी समाज, जाटव समाज आज वो जान चुका है। सनातन हिंदू और मोदी जी का नेतृत्व जो मुझे लगता है ऐसे पत्रकार की उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट है। नहीं उनको बहकाया गया, हाँ। बहुत ज्यादा उस समाज में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, उनको ये आ गया कि अगर ये मेजोरिटी में आ गए तो ये संविधान ही बदल नैरेटिव आप देंगे। लोग तोड़ के नहीं पाए आशा जी। आप लोगों का तो जो कार्यकर्ता बेस है, बूथ बेस है, या गांव-गांव जाके जो आपका जो बेस है इतना बड़ा था, तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी से ये चूक हुई कैसे देखो कि इस वही नैरेटिव को ब्रेक नहीं कर पाई? वही चिंतन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो कमियां और हमारी जो में कि भी। स्पष्ट झूठ है, सफेद झूठ बोला और से शायद भारतीय जनता पार्टी को हानि भी हुई, वो हम सब देखते आप समझ रहे हैं, आपने ना कहते हुए सारी बात कह दी, हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, उसको ये लग रहा था कि कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, या मैं कहूँगा नेता ओवर कॉन्फिडेंस प्रतिदिन और नहीं, नेताओं की बात सुन सुन के तो कार्यकर्ता बेचारा वो हताश हो गया। हताश, आपकी भाषा में हताश भी ठीक है, नेताओं की बात सुन सुन के कार्यकर्ता भी ये सोचने लगा मोदी जी कि तो जीत ही रहे हैं 400 और पर तो हम है। जीत ही जाए। बस चलिए, अब आप एक अलग सारा मत पूछवाइए, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप जैसे पत्रकारों को भी जवाब देना भी बड़ा सोच समझ के दिया जाता है। आप निश्चिंत रहिए, और नेतृत्व में अगर निर्णय लिया तो दोबारा आपके चैनल पर आऊंगी और दोबारा आपसे बात करूंगी, बहुत अच्छा ईश्वर से यही कामना लगेगा। करते हैं कि आशा शर्मा जी की जो उपलब्धियां रही ऐसे महापौर ईश्वर करें उनकी और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिले प्रदेश में, देश में, और इसी तरह ये समाज की सेवा करती रहें, गाजियाबाद के विकास के लिए अग्रसर रहें, अपनी नई नई योजनाओं के साथ, नए नए थॉट के साथ ये गाजियाबाद को एक अलग मुकाम पे ले जाएं। इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ आशा जी का बहुत बहुत एक बार धन्यवाद करते हैं अपने पॉडकास्ट में आने के लिए। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना समय निकाल के हमारे बीच में आए। जी बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और खास तौर से जय गाजियाबाद। जय गाजियाबाद। धन्यवाद। थैंक यू।